किसान भाइयों नमस्कार और सुप्रभात। आज की इस श्रृंखला में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी केला किसान भाई जानते हैं, केले की इस खेती में अन्न घटक का व्यवस्थापन, अन्न द्रव्य का व्यवस्थापन, फर्टिगेशन का व्यवस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पहले हम ये देखेंगे कि ये जो बनाना फसल है, इस फसल में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये फसल विश्व में, हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए इसकी उत्पादकता, गुणवत्ता और इस पौधे की प्रॉपर नरिशमेंट, इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी विषय होता है। ये फसल केला जो है विश्व में करीब 114 मिलियन टन का बनाना का प्रोडक्शन है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो 9 बिलियन डॉलर्स का इसका व्यापार है। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 15% का इसका एक्सपोर्ट है। और यदि हम हमारे देश की बात करते हैं तो देश में 8,83,000 हेक्टर्स का क्षेत्रफल हमारे देश में है। हमारा देश केले की उत्पादकता में तो नहीं, लेकिन उत्पादन में हम विश्व में नंबर 1 हैं। हमारे देश में ये बनाना क्रॉप इतनी महत्वपूर्ण है। इस क्रॉप की यदि टोटल हम आमदनी देखें तो करीबन 36,000 करोड़ रुपए का केला हर साल बेचा जा रहा है। इस केले की खेती के साथ यदि हम और सारी बातें देखेंगे तो इसके साथ करीबन मान के चलिए कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर इसी एक फसल के पीछे है। इतना महत्वपूर्ण यह फसल है और इसलिए केले की साइंटिफिक खेती, केले की देखभाल, उसकी उत्पादकता, गुणवत्ता और इसके जो इश्यूज है, अलग अलग प्रकार के इश्यूज है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आज का जो विषय है, जो बनाना का न्यूट्रिशन और फर्टिगेशन मैनेजमेंट का विषय है। न्यूट्रिशन इस क्रॉप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि बनाना ये बहुत ही हेवी फीडर्स क्रॉप है। इसकी न्यूट्रिएंट की जो जरूरत है बहुत ज़्यादा है। जब 1 टन केला हम निर्माण करते हैं तो 7 से 8 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जब 1 टन केला हम निर्माण करते हैं तो 1 से 1.5 किलो की हमें फास्फोरस की जरूरत होती है। और जब 1 टन केला हम निर्माण करते हैं तो 20 से 30 किलो तक हमें पोटास की जरूरत होती है। तीसरी बात हम देखेंगे कि हमें न्यूट्रिएंट का इफिशिएंट यूज क्यों करना है, न्यूट्रिएंट का इफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों करना है। यदि हम केले का उत्पादन खर्चा देखें और उत्पादन खर्चे की यदि बात हम करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे केले का उत्पादन खर्चे में करीब 40 से 45% हिस्सा ये न्यूट्रिशन का है। हमारे देश की बात करेंगे तो 35 से 40% का हिस्सा न्यूट्रिशन का होता है। यदि हम उत्पादकता में, उत्पादन खर्च में इतना बड़ा हिस्सा न्यूट्रिशन के ऊपर खर्चा करते हैं, फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा करते हैं, तो क्या ये फर्टिलाइजर पौधे को मिल रहा है? क्या ये फर्टिलाइजर पौधे को उपलब्ध हो रहा है? क्या हम इसका बैलेंसिंग कर रहे हैं? क्या हम अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको दे रहे हैं? क्या हम इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में दे रहे हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का अभ्यास, ये सारी चीजों का इंपॉर्टेंस इसमें होता है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अदर मिनरल्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अहम भूमिका प्ले करते हैं। हमारे देश में और भी एक चीज हमें बड़ी खुशी से आपको कहना चाहते हैं कि इस क्रॉप में जिस तरह से लास्ट 30 साल से
जैन इरिगेशन ने काम किया है, ये पायोनियरिंग वर्क किया है। और इसी पायोनियरिंग वर्क के माध्यम से देश के केले की उत्पादकता, गुणवत्ता लास्ट 30 साल में 350 गुना अच्छे जो किसान हैं, जो साइंटिफिक खेती करते हैं, इनकी उत्पादकता 350% तक बदली है। और इसीलिए हमारा देश अच्छा काम केले में कर रहा है। लास्ट ईयर का यदि उदाहरण हम देखते हैं कि इस फसल को हमें क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, तो लास्ट ईयर पहले 2 साल पहले हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 700 करोड़ रुपए का था। लेकिन लास्ट ईयर का यदि उदाहरण हम देखते हैं तो 1500 करोड़ रुपए का निर्यात लास्ट ईयर हमने केले के खेती में किया है। और यदि इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं, इस फसल को हम अच्छी तरह से आगे लेके जाएं, तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल को हमें समझना है। ये एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हम 1990 की बात करते हैं, 2005 की बात करते हैं और 2020 की बात करते हैं, तो ये 2016-17 तक की बात यदि आप देखते हैं, तो हमारी जो केले की खेती है, जो हमारा केले का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा, इस डेटा से आपको ये पता चलेगा कि जो 1990 में ऑर्गेनिक कार्बन था और जो 2005 में, 2016 में, 2020 में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये कितनी तरह मात्रा में कम हुआ है। जो सॉइल, जो फास्फोरस पोटैश की अवेलेबिलिटी थी, वो कितने प्रमाण पे कम हुई है, ये आप देख सकते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो जमीनें, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया हूं कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से केले की कमर्शियल फार्मिंग होती है, जैसे कि अदर स्टेट में हो रही है। गुजरात में हो रही, एमपी में हो रही, कर्नाटक में हो रही, तमिलनाडु में हो रही, आंध्र प्रदेश में हो रही, यूपी छत्तीसगढ़ में हो रही, ओडिशा में हो रही। तो ये जो सारे राज्य हैं जहाँ किसान भाई केले की खेती करते हैं, उनके लिए भी ये एक अहम मुद्दा है। उसके कारण ये है कि जो बनाना की खेती है, उसमें जिस प्रकार की अल्कलाइनिटी थी, मतलब क्षार का जो प्रमाण था, यदि 2005 और 2020 की बात करते हैं, तो 2005 में जब ये प्रमाण 5 से 3% का था, तो आज ये प्रमाण करीब 20% का हुआ है। मतलब इस इतने स्ट्रांग, इतने फास्ट वे से हमारी जमीन डिप्लेट हो रही है, डिग्रेडेट हो रही है, हमारी जमीन की उत्पादकता कम हो रही है। और इसीलिए न्यूट्रिशन में जो अहम मुद्दा है, ये मुद्दा जमीन का होता है। न्यूट्रिशन के जो तत्व है, उस तत्वों की यदि हम बात करते हैं, तो सबके लिए पौधों को कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये तो निसर्ग हमें भरपूर दे रहा है। लेकिन यदि उसका मेजर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ये यदि हम देखते हैं, तो इसकी मात्रा दिन भर दिन, इसका जो इम्बैलेंसिंग है, इस इम्बैलेंसिंग को हमें संभालना है। न्यूट्रिशन जिस प्रकार से होता है, ये डिपेंड्स करता है, जैसे कि जमीन है, जैसे कि पौधा है, जैसे कि जड़ों की कक्षा है, जड़ों की कक्षा का वातावरण है, रूट की ग्रोथ है, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सारी चीजें जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम रूट जोन बोलते हैं, हम आगे देखेंगे, ये जो तत्व है, ये जो जड़ों की कक्षा में जमीन का तत्व है, इस तत्व के ऊपर पौधे का, न्यूट्रिएंट का अपटेक डिपेंड होता है। और इसलिए जब हम न्यूट्रिशन देखना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें जमीन की हेल्थ भी देखनी है। हमें जिस प्रकार से जमीन में बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से जमीन में अल्कली बढ़ रही है, जिस प्रकार से सॉल्ट बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में सुधार करने की जरूरत है। और इसके लिए जो तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ये जो सारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट, 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का रोल केले के खेती में अहम भूमिका निभाता है।
इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, यदि आप देखेंगे, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, बोरान है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे जो सूक्ष्म तत्व है, इसकी जो हिडन हंगर होती है, कई जगह हमें सिम्टम मिलते हैं तो कई जगह हमें सिम्टम नहीं मिलते हैं, और इसलिए इन तत्वों का बैलेंसिंग होना ये बहुत जरूर है। और इसलिए यदि हम फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे हमें थाली में हर चीज की जरूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत बढ़िया उसमें सारी चीजें, मतलब अचार से लेके, नींबू से लेके, सॉल्ट से लेके हर चीज होती है। तो इसी प्रकार से पौधे को भी हर घटक की, हर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। ये जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है ये अलग अलग माध्यम से होती है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। ये जो सारे फर्टिलाइजर है, इनकी मात्रा हर खेत में, हर पौधे के लिए जमीन में हमें हर साल इसका रिप्लेसमेंट करना है। क्योंकि जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर आप बोलते हैं कि जिस मैन्युअल से सॉइल का टेक्सचर बदलता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, एफवार्म है, नीम केक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, नीम केक सारी नीम खलियां होती है, करंज की खली होती है, ग्राउंडनट की खली होती है, ये कॉन्सेंट्रेट में आते हैं। तो तीसरा आप देखेंगे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, हम ढेंचा लगा रहे, हम ताग लगा रहे, सन लगा रहे, ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं। 15 से 20 टन का ग्रीन मैन्योरिंग प्रति एकड़ हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये जमीन की सुपीकता को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के पहले उसको हमें संभालना है। यदि जमीन की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी ना हो, जमीन का सोडियम कंटेंट कम ना हो, जमीन का ईसी कम ना हो, जमीन का पीएच कम ना हो, तो हम जो काम कर रहे हैं, हम जो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, इसमें हमें जिस प्रकार से इफिशियंसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और इसलिए जब हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, आप सब लोग जानते हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, फास्फोरस में आप देखेंगे डीएपी है, सुपर फास्फेट है, 12-32-16 है, 052-34 है, बहुत सारी ग्रेड्स है। पोटेशिक ग्रेड्स हमारे पास बहुत सारी है, एमओपी है, एसओपी है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आप जानते ही है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर हम जानते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग फॉर्म में आते हैं। सॉइल अमेंडमेंट में जरूर हम आपको बात करेंगे। सॉइल अमेंडमेंट, जहां जमीन का ईसी बढ़ रहा है, जहां जमीन का पीएच बढ़ रहा है, उसको अमेंडमेंट करने के लिए जिप्सम है। दूसरे वाले देशों में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसका भी मैनेजमेंट हम अलग तरीके से करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स है, जो बायो फर्टिलाइजर्स की जो जरूरत है, कोई भी न्यूट्रिएंट को, ये जो न्यूट्रिएंट आप देख रहे हैं, इसमें जो आप अन्न घटक का प्रमाण देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो अमोनियम, जो सिंगल सुपर फास्फेट है, जिसके अंदर 16% का फास्फोरस है, पोटाश है, पोटाश में 60% का पोटाश है। तो ये जो फर्टिलाइजर ग्रेड्स है, नाइट्रोजन है, 46% यूरिया है, ये इसलिए किसान भाइयों आपको बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना जरूरी है। कई बार ऐसी गलतफहमी हमारी होती है कि यदि बैग के ऊपर 46% नाइट्रोजन लिखा है तो इसका मतलब उस बैग के अंदर 46 केजी नाइट्रोजन नहीं है, उस बैग के अंदर 46% नाइट्रोजन है। मतलब जब हम 100 किलो यूरिया डालेंगे, जब हम 2 बैग यूरिया डालेंगे, तब हमें 46% नाइट्रोजन मिलेगा। जब हम 50 केजी यूरिया डाल रहे हैं तब हमें सिर्फ 23 केजी नाइट्रोजन मिल रहा है। ये कैलकुलेशन आपके सब ध्यान में आने चाहिए, इसके लिए ये आपको बता रहे हैं। ये जो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबल फॉर्म आप देख रहे हैं। जब हम न्यूट्रिएंट जमीन में डाल रहे हैं तो ये आयनिक फॉर्म में, आनायन और कैटायन के फॉर्म में इसका डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे। राइजोबियम है, पोटेशियम सोल्यूबल बैक्टीरिया है या वैम है, इस प्रकार के माइक्रोराइजा है, के सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो जब हम जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं तो जमीन में फर्टिलाइजर डालने के बाद में उसका अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्शन होता है।
ये कन्वर्शन होने के लिए, जैसे कि हम देख रहे कि आपने यूरिया डाला या आपने अमोनियम सल्फेट डाला, तो उसका जो फॉर्म है NH4++, ये अमोनियम का फॉर्म है, तो नाइट्रेट का NO3 है। मतलब जब हम एग्जाम्पल यूरिया का लेते हैं तो ये अमाइड फॉर्म में होता है, अमाइड फॉर्म से वो अमोनियकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और अमोनियकल फॉर्म से वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये कन्वर्शन करने के लिए इसके लिए बैक्टीरिया की जरूरत होती है। नाइट्रोबैक्टर जैसा बैक्टीरिया है, तो ये जो नाइट्रेस जैसा बैक्टीरिया है, फास्फोरस का कन्वर्शन, फास्फोरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ये जो सारी केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस जमीन में होती है, इसके लिए जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो कम से कम 1 होना चाहिए। यदि हम अलग देश की बात करते हैं, यदि हम इथियोपिया का उदाहरण लेते हैं जहां हमारे पौधे लगते हैं, तो वहां ऑर्गेनिक कार्बन ये 4 से लेके 10 तक है, हमारे यहाँ लेस देन 1% है। तो जितना ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा, जितना कंपोस्ट जमीन में ज्यादा होगा, उतनी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना माइक्रोबियल काउंट ज्यादा होगा, माइक्रोफ्लोरा ज्यादा होगा, माइक्रोफना ज्यादा होगा। तो ये जो सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज जमीन के अंदर है, ये बैक्टीरिया हमारे पौधे को ये जो फर्टिलाइजर है इसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको पौधे को अवेलेबल करने के लिए मदद करते हैं। और इसलिए ये जो घटक आप देख रहे हैं, ये इसीलिए भी आपको जरूरी है कि जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें बहुत बार इन चीज को समझना है कि ये किस प्रकार से उपलब्ध होता है। तीसरी बात आप देखेंगे कि जब हमने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ जो केले की खेती हो रही है, ये बेसिकली अल्कलाइन सॉइल में हो रही है, जो उसका चार्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन केले की पीएच की जरूरत क्या है? यदि उसकी जरूरत कम है तो इसके लिए हर एक काम जैन इरिगेशन ने किया कि सबसे पहले इस देश में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का शेड्यूलिंग बनाया, फर्टिगेशन मैनेजमेंट का शेड्यूलिंग बनाया। और तीसरी बात, जैसे जैसे केले का अभ्यास करते गए, जैसे जैसे विषय समझते गया, तब ये समझ में आया कि बनाना के लिए तो जमीन का जो सॉइल पीएच है ये स्लाइडली एसिडिक होना जरूरी है। लेकिन इसको ऑल सडन हम नीचे नहीं ला सकते, और इसके लिए फास्फोरिक एसिड का भी जो रिकमेंडेशंस है ये इस देश में पहली बार जैन इरिगेशन ने किया है। मुझे आपको ये इसलिए हम बताना चाहते हैं कि फास्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4 फॉर्म में पौधा उसको लेता है। बहुत बार हमारे किसान भाइयों का इसके बारे में भी थोड़ी गलत फहमी होती है कि फास्फोरिक एसिड क्या है और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, फास्फोरिक एसिड जो फर्टिलाइजर के लिए यूज हो रहा है, जो रेडीली अवेलेबल है, पौधे को अवेलेबल है, उसको एक डिफरेंशिएट करने के लिए उसको आर्थोफॉस्फोरिक नाम दिया गया। अदरवाइज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन हम जो फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हैं जिसमें 85% का फास्फोरस होता है, वो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये भी काम हमने अपने देश में सबसे पहले किया है। तीसरी बात आप देखेंगे कि हमें न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी को किस तरह से बढ़ाना है, हमें क्यों फर्टिगेशन के ऊपर जाना है, हमें क्यों इसको बारकाई से देखना है, प्रिसाइजली देखना है। उसका कारण यह है कि जो फर्टिलाइजर हम हाथ से डाल रहे हैं, उसकी जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ये कितना वेस्ट हो रहा है। 50 से 60% इसकी कार्यक्षमता है। फास्फोरस का यदि उदाहरण हम ले तो 20 से 30% उसकी कार्यक्षमता है, और पोटैश का यदि उदाहरण हम ले तो 50% उसकी कार्यक्षमता है। यदि इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल वे हमारा है, जिस तरह से पारंपरिकता से हम अन्न घटक का व्यवस्थापन करते आए हैं, उस व्यवस्थापन से यदि 50% से ज्यादा अन्न घटक पौधे को मिलता नहीं होगा, तो जो हम 35 से 40% उत्पादन खर्चे में न्यूट्रिएंट के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे, ये पैसा हमारा वेस्ट जा रहा। और इसके अलावा जो नुकसान हमारा गुणवत्ता में और उत्पादकता में हो रहा, वो दूसरी अहम बात है। तीसरी बात है, जैसे कि मैं इसके पहले आपको बताया कि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, प्लांट जिस जमीन में जब
ये न्यूट्रिएंट जाता है तो न्यूट्रिएंट जाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका होती है ये जमीन की होती है। जमीन के अंदर जो सॉइल का जो राइजोस्फीयर है, मतलब जहां जड़ों का विकास हो रहा है, ये जड़ों का विकास आप देखेंगे यदि आप इस प्रकार से देखते हैं तो अन्न घटक की इफिशियंसी, अन्न घटक की उपलब्धता किस चीजों पे अवेलेबल, किस चीजों पे डिपेंड है, इसकी यदि बात हम करते हैं तो सबसे अहम भूमिका जो है, सबसे अहम भूमिका ये सॉइल की होती है। सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल में अल्कली कितनी है, सॉइल एसिडिक है कि अल्कलाइन है, सॉइल का राइजोस्फीयर कितना है, जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैटायन एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी क्या है, ये यदि हम देखेंगे, जड़ों का विकास करने की क्षमता जमीन की क्या है, ये यदि हम देखेंगे तो इसके ऊपर न्यूट्रिएंट इफिशियंसी ये डिपेंड होती है। पौधे का जो न्यूट्रिएंट होता है, ये न्यूट्रिएंट कौन एब्सॉर्ब करता है, ये न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किया जाता है रूट हेयर से। पौधा जो रूट लेता है ये रूट हेयर से लेता है, और इसीलिए रूट हेयर्स की अच्छी ग्रोथ करने के लिए जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जब हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सॉइल के हिस्से को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि सॉइल यदि अच्छी नहीं है, सॉइल के अंदर कम से कम 40% क्ले, 30% सिल्ट और 30% सैंड ना हो तो वो जमीन केले के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उस जमीन में जड़ों की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है। यदि हमें जड़ों को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, जिस कोई भी घटक का सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो, सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी हो, इस प्रॉपर्टी का सबसे पहला असर यदि किसके ऊपर होता होगा तो सॉइल के रूट्स के हेयर के ऊपर होता है, रूट हेयर्स के ऊपर होता है। जो जड़े है, जो जड़े जहां से जिसके अंदर न्यूट्रिएंट आता है उसके ऊपर सबसे पहला असर उसका होता है, और इसलिए सॉइल प्रॉपर्टी को हमें संभालना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि सॉइल में आप देखेंगे कि सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशो जो है ये यदि 15 से ज्यादा होता है, मतलब सोडियम का प्रमाण ज्यादा होता है, तो सोडियम का प्रमाण यदि ज्यादा होता है, यदि हमने रूट्स का ड्राई मैटर कंटेंट देखा, यदि हमने रूट्स का एनालिसिस किया, सबसे जो अहम भूमिका है, जो घटक जमीन में पौधे को तकलीफ देता है वो है सोडियम। और यदि सोडियम जमीन के अंदर ज्यादा है, बहुत अच्छा एक सक्सेस स्टोरी आपको हम लास्ट में बताएंगे। हमारा जो महेश्वर में एक जो हमारे किसान भाई है सितांशु जी, उनका एक स्टोरी आपको लास्ट में हम बताएंगे कि जहां 9.6 पीएच के अंदर हमने किस तरह से बनाना की गार्डन खड़ी की है। मेरे ख्याल से ये इस देश की एक यूनिक स्टोरी होगी, इस देश का एक यूनिक एग्जाम्पल होगा कि जहां सॉइल का पीएच 9.6 है वहां पे हमने बनाना लगाया है, और आज वो बनाना फ्रूटिंग पे है। ये हम जरूर देखेंगे। किसान भाइयों, आपको ये चीज जरूर समझ लेनी है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो जमीन है, जमीन का पीएच 8.5 हो गया, 9 हो गया, इसका मतलब ये जमीन बंजर है। इसका अर्थ वो नहीं है। यदि हमें रियल सॉइल को समझ लेना है, यदि हमें रियल फर्टिलाइजर के शेड्यूल को समझना है, यदि हमें न्यूट्रिशन का इफिशिएंट मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहली जो भूमिका है, आप सब किसान भाइयों को सॉइल का एनालिसिस करके ये रिपोर्ट हमें देना जरूरी है। उसका कारण ये है कि अल्कली सॉइल है, सोडिक अल्कली सॉइल है और सलाइन सॉइल है। जो अल्कली सॉइल होती है, अल्कली सॉइल में भले ही पीएच ज्यादा हो, लेकिन अल्कली सॉइल में आप देखेंगे कि अल्कली वाली सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। इसीलिए पीएच भले ही ज्यादा हो लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, पीएच भले ही ज्यादा हो लेकिन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी है, तो वो जमीन केले के लिए अच्छी है। जिस जमीन का ड्रेनेज अच्छा है वो जमीन केले के लिए अच्छी है। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देंगे, जो जमीन सोडिक सॉइल है, जो जमीन ब्लैक अल्कली है,
जो जमीन काले मिट्टी की है, जिसमें ड्रेनेज ब्लॉक है और जिसका पीएच बहुत ज्यादा है, जिसका इसी भी ज्यादा है, इस प्रकार की जो सॉइल होती है, उस प्रकार के सॉइल में और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये भले ही इसका पीएच ज्यादा हो, इसी और पीएच दोनों ज्यादा हो, लेकिन जो ब्लैक अल्कली सॉइल होती है, जो सोडिक सॉइल होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होती है, ये कभी भी 4 के ऊपर नहीं जाती है। और इसीलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो जिस अलग अलग प्रकार की जमीनें हैं, जिस अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी जमीन की है, इस प्रॉपर्टी को यदि अच्छे से समझना है और केले के लिए यदि बहुत अच्छी सूटेबल सॉइल है, ऐसा यदि हमें ध्यान में लेना है, तो इन चीजों को समझना है। फिर केले के लिए न्यूट्रिशन इफिशियंसी के लिए, अच्छा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर तो है कि जमीन आपकी 1.5 मीटर की डेप्थ की होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम से कम 1 होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, उसमें सैंड सिल्ट क्ले का प्रमाण होना चाहिए। चौथा, वो बायोलॉजिकली लाइव होनी चाहिए। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। इसी चीज को हम कहते हैं कि जमीन के अंदर पानी का, जमीन के अंदर एयर स्पेसेस का, जमीन के अंदर सैंड का, सिल्ट का, क्ले का प्रमाण। यदि जमीन में एयर स्पेसेस नहीं है, यदि जमीन में बहुत ज्यादा प्रमाण में सोडियम है, क्लोराइड्स है, तो जो पौधे को हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। और इसलिए यदि मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए हमें रूट का एनालिसिस भी करना चाहिए, इसके लिए हमें पत्तों का एनालिसिस भी करना चाहिए कि जो टॉक्सिक एलिमेंट है, जो टॉक्सिक सॉल्ट है, इसका प्रमाण हमारे पौधे के अंदर, हमारे प्लांट के अंदर कितना है, ये यदि हम समझते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। तीसरी बात आपको और ध्यान में लेनी, बात आपको ये ध्यान में लेनी है कि जमीन जो होती है, कुछ प्रकार की जमीन ये क्रस्ट फॉर्मेशन करती है, कुछ प्रकार की जमीन सडन ड्राई होती है, सडन वेट होती है, और इस प्रकार की जमीन में जड़ों को डैमेज होता है। तीसरी जमीन होती है कि जिसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये जो रूट का चित्र आप देख रहे हैं, ये जड़ों की कक्षा में जो वाटर का पूल होता है, जो पानी का एब्सॉर्प्शन होता है, ये 87% जो पानी पौधा लेता है, ये ऊपर वाले 300 mm वाले लेयर में लेता है, मतलब ऊपर वाले 30 सेंटीमीटर में लेता है। और जो 13% का पानी है, ये 13% का जो पानी है, ये पौधा नीचे वाले 30 से 60 सेंटीमीटर के लेयर से लेता है। और इसलिए एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो राइजोस्फीयर है, जो रूट्स है, जो रूट्स जो है, इसके संपर्क में जमीन के जो पार्टिकल्स आते हैं, उस पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार की है, उसके ऊपर पौधे का जड़ों से अन्न घटक लेने का जो प्रमाण है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और इसलिए बहुत बार इन चीजों को हम नहीं समझते हैं। रूट की ग्रोथ, रूट की हेल्थ, ये डिपेंड है सॉइल के नेचर के ऊपर। और सबसे अहम भूमिका सॉइल का नेचर, न्यूट्रिशन और रूट, ये तीनों चीजों को हम अलग नहीं कर सकते। तीनों में से कोई भी चीज मिस होगी तो हमारा नुकसान उसमें हो रहा है, हम पौधे का नरिशमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। और इसलिए ये आप देख रहे हैं कि राइजोस्पोर में कितना जबरदस्त रूट की ग्रोथ है। और ये 27th डे फ्रॉम प्लांटिंग, जो जैन टिश्यू कल्चर का पौधा है, ये 27 दिन में आपको बता रहा है कि करीबन 5 फीट की लेंथ इस रूट्स की है। ये रूट्स की डेवलपमेंट हमारे लिए अहम भूमिका है। इसीलिए इस प्रकार का राइजोस्फीयर मेंटेन करना, और ये मेंटेन करने के लिए जमीन के हेल्थ को मेंटेन करना, ये सबसे और अहम भूमिका होती है। इसके लिए ये आप देखेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट जो भाग है, ये आप देखेंगे कि इसके अंदर जो रूट की डेप्थ है, जिसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं, न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट, फर्टिगेशन का मैनेजमेंट, ये क्यों जरूरी है, ये हम आगे देखेंगे। इस जड़ों की कक्षा में हमें जड़ों की कक्षा में एरेशन रखना है। कम से कम हमारी जो सॉइल होती है
बनाना में एक चीज आप ध्यान में रखिए कि बनाना में जो सॉइल जो होती है ये हमेशा फील्ड कैपेसिटी में होना जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि जमीन ये पानी से सैचुरेट होती है, उसमें एयर स्पेसेस कम से कम 30 से 35% के होते हैं, और जो लीचिंग से ग्रेविटेशनल फोर्स से जो पानी नीचे जाने का प्रमाण है वो जब स्टॉप हो जाता है तब जमीन फील्ड कैपेसिटी में आती है। जब जमीन के जड़ों की कक्षा में हवा, अन्न द्रव्य, पानी और जड़ें, न्यूट्रिएंट, ये सब समतल प्रमाण से होते हैं तो ये राइजोस्फीयर को हम आइडियल क्लाइमेट बोलते हैं। यदि हम जड़ों की कक्षा में आइडियल क्लाइमेट निर्माण ना कर दें तो हम हमारे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता, पौधे का जो न्यूट्रिएंट इफिशियंसी है, इस चीज को नहीं बढ़ा सकते, और इसलिए इसे एक न्यूट्रिएंट पूल कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट पूल कैसे है? आप किसान भाइयों एक चीज ध्यान में लीजिए, आज हम इस चीज को समझ लेंगे कि किस तरह से हम बनाना के न्यूट्रिएंट को मैनेज कर रहे हैं। आज तक जो व्याख्यान आप सुनते आए, आज तक जो मार्गदर्शन आप करते आए, हमारा प्रयास होता है कि हर टाइम आपके नॉलेज में कुछ हम ऐड कर सके, आपके नॉलेज को कुछ इनरिच कर सके, और केले की उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी और न्यूट्रिएंट का उपयोग हम काफ़ी अच्छी तरह से कैसे करें। और इसलिए एक चीज़ को और आपको समझना है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि पौधे का जो न्यूट्रिएंट पूल होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो होती है, ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन, इसके ऊपर डिपेंड है। हम पर जड़ों की कक्षा में किस प्रकार से न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। और तीसरी बात यह है, पौधा किस तरह से न्यूट्रिएंट को लेता है, ये न्यूट्रिएंट लेने की पद्धति क्या है। हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम हाथ से खाना खाते हैं, कुछ लोग स्पून से खाना खाते हैं जो ब्रिटिशरों ने हमको खिलाया सिखाया, लेकिन ज़्यादातर तो हम हाथ से ही खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खाना खाने की जो पद्धति है, फूड इनटेक करने की जो पद्धति है, तो हम हाथ से फूड ले रहे या हम स्पून से फूड ले रहे, लिक्विड फर्टिलाइजर है, लिक्विड नेचर का फ्रूट जूस है तो हम स्ट्रॉ से ले रहे, ग्लास से ले रहे, इस प्रकार से हमारी पद्धति है। पौधे की पद्धति क्या है? पौधे की पद्धति दो तरीके से है। पौधे की पद्धति न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन है, न्यूट्रिएंट का जड़ों की कक्षा के ऊपर का जो प्रमाण है उसके ऊपर डिपेंड है, और इस न्यूट्रिएंट को अपटेक करने वाली एक यंत्रणा काम करती है, उस यंत्रणा का काम है न्यूट्रिएंट पूल। पूल का अर्थ क्या होता है? खींचने का अर्थ होता है। तो न्यूट्रिएंट किस प्रकार से खींचे जाते हैं? न्यूट्रिएंट इस प्रकार से खींचे जाते हैं कि जब जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर सनलाइट आ रहा है, पत्ते के ऊपर सनलाइट आ रहा, पत्ता फोटोसिंथेसिस कर रहा, पत्तों से पानी का विसर्जन हो रहा, इवैपोट्रांसपिरेशन हो रहा, और जो इवैपोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके साथ जो पानी उड़ के जा रहा है, तो ये जो पानी इवापोरेट हो रहा है, पत्तों से पानी उड़ के जा रहा है, ये पानी न्यूट्रिएंट के पूल को निर्माण करता है। एक बात आप ध्यान में रखिए, न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग इज ए न्यूट्रिएंट गेन एंड लॉस, वाटर बैलेंसिंग इज ए न्यूट्रिएंट वाटर गेन एंड लॉस। तो जितना पत्तों से पौधा पानी लॉस करेगा, जितना पत्ता पानी इवापोरेट करेगा, पत्तों की पौधे के पूरे शरीर में, बॉडी में पानी का प्रमाण मेंटेन करने के लिए हमें वो पानी को संभालना है, और इसलिए पौधा रूट से पानी खींचता है, जिसे हमें न्यूट्रिएंट का पूल कहते हैं। जब पौधा रूट से पानी खींचता है तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपने फर्टिगेशन किया है, जड़ों की कक्षा में न्यूट्रिएंट है, जड़ों की कक्षा में एरेशन है, ऑक्सीजन का प्रमाण अच्छा है, वापसा स्थिति है, पानी का प्रमाण अच्छा है, न्यूट्रिएंट सोल्यूबल फॉर्म में उपलब्ध है, लिक्विड के फॉर्म में उपलब्ध है, तो ये न्यूट्रिएंट जड़ों के अंदर एंट्री करता है और जड़ उस न्यूट्रिएंट को पौधे के ऊपर के हिस्से तक ले जाती है। इसको खींचने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को न्यूट्रिएंट पूल कहा जाता है।
तो यहाँ एक चीज और आपके ध्यान में आएगी, यदि आपका पौधा पानी से सफर हो रहा है, यदि आप उसको कम पानी दे रहे हैं या यदि आप उसको सैचुरेटेड पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा? जब आप सैचुरेटेड पानी दोगे, जब आप जरूरत से ज्यादा पानी दोगे तो न्यूट्रिएंट का लीचिंग होगा। जब आप ब्लैक अल्कली सॉइल में, ब्लैक सॉइल में आप बहुत ज्यादा पानी देंगे तो सरफेस के ऊपर वाटर स्टैग्नेशन होगा। तो वाटर स्टैग्नेशन जो है, जो जड़ों की कक्षा है, उस जड़ों की कक्षा में ऑक्सीजन का प्रमाण निग्लिजिबल होगा, पौधा रूट्स रेस्पायर नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और रूट की जो कार्य क्षमता है वो कम होगी। पौधा यदि पानी के स्ट्रेस में है तो पौधा न्यूट्रिएंट पूल नहीं निर्माण करेगा। पानी जब जड़ों की कक्षा में ज्यादा प्रेशर से होल्ड किया जाएगा, ज्यादा प्रेशर से होल्ड करेगा, तो पौधे के जो जड़ें हैं, जो रूट्स है, वो पानी को ले नहीं पाएंगे और इसीलिए हम कहते हैं कि तब पौधा परमानेंट विल्टिंग में जाता है। यदि वातावरण का, पानी का, इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर का, कम और ज्यादा टेम्परेचर का यदि किसके ऊपर असर होता होगा तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट रूट्स के ऊपर होता है। और इसीलिए ये रूट्स, जो हमें रूट्स को संभालना है और हमें लीफ को संभालना है। ये लीफ का स्टैंडर्ड आपको दिया। यदि हमारे पौधे के रूट्स डिफिशिएंट, पौधे के लीफ डिफिशिएंट है, आने वाले समय में जैन R&D बायोटेक लैबोरेटरी के अंदर आप आपके पानी के सैंपल को लाइए, आप आपके जमीन के सैंपल को लाइए, आप लीफ के सैंपल को लाइए। आने वाला जो समय है ये हम आपको कहेंगे कि आपको बड़े ही इफिशिएंट वे से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है। आपको ऐसे लगता है कि आपका पौधा बहुत हेल्दी है, लेकिन यदि उसके अंदर जिंक की डिफिशियंसी है, यदि उसके अंदर बोरान की डिफिशियंसी है, यदि उसके अंदर पोटेशियम की डिफिशियंसी है, तो उसका असर सीधा गुणवत्ता के ऊपर, उत्पादकता के ऊपर, प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर, न्यूट्रिएंट जब हम देखेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। और इसलिए ये सॉइल, ये जो लीफ एनालिसिस का स्टेटस है, यदि हमें हमारा पौधे की ग्रोथ हेल्दी हो रही है, ये यदि समझना है तो पौधे के पत्ते में कम से कम 2.6% का नाइट्रोजन होना चाहिए, 0.2% का फास्फोरस होना चाहिए, 3% का उसमें पोटेशियम होना चाहिए। और ये आप देखेंगे, ये यदि नहीं है तो पौधा आपको सिम्टम्स बताएगा, पौधा आपको डिफिशियंसी बताएगा। तो हाँ, आपको ये डिफिशियंसी सिम्टम भी मालूम होनी चाहिए। हर किसान भाई पत्ता नहीं ला सकता, हर किसान भाई लैबोरेटरी तक एक्सेस नहीं हो सकता, अपनी ओन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है। यदि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारी है, हम लीफ का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को समझना हमारे लिए अहम भूमिका है। नाइट्रोजन ये जो घटक है, ये घटक आप देखते हैं कि जो पिटियोल है ये रेडिश कलर का होता है, जो पत्ते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, तो इससे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कहते हैं। नाइट्रोजन ये केले के खेती में बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। नाइट्रोजन ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन ये बायोमास प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का हिस्सा है। यदि नाइट्रोजन कम होगा तो पत्ता पीला होगा। इसलिए नाइट्रोजन की भूमिका पत्ते के अंदर, पौधे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को यदि हम समझते हैं तो हम हमारे पौधे का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात है फास्फोरस। फास्फोरस की यदि डिफिशियंसी होती है तो आपको दो चीजें नजर आएगी। एक तो जो पत्ता पौधे को छोड़, जो पौधा जो लीफ शीथ है, पत्ते जो है स्टेम से छूट रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पत्ते पौधे से 2-3 कारण से छूटते हैं। यदि हम यूपी का उदाहरण लें और पौधा चिलिंग के शाख में चला गया और फरवरी में उसकी रीग्रोथ शुरू हो गई, तो जो पुराने वाले पत्ते हैं वो स्टेम से छूट जाते हैं। इसलिए हमारे यूपी के केला किसान भाई ये ना समझे कि पत्ते छूट रहे हैं तो ये फास्फोरस की डिफिशियंसी है, ऐसा नहीं है। दूसरा उदाहरण आप लीजिए, जब पौधा आप सलाइन सॉइल में कर रहे हैं,
आपके जमीन में सोडियम का प्रमाण बहुत ज्यादा है, आपके जमीन में सलाइनिटी ज्यादा है, अल्कलाइनिटी ज्यादा है, उस टाइम पौधा पत्ते छोड़ता है। तो मेरे बहुत सारे किसान भाई है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, यहाँ सूरत में है, जो पूना कुमारिया का भाग है, वहाँ की जमीनें बहुत अल्कलाइन हैं। कुछ हमारे एरिया में बरहानपुर में है। लेकिन इस बात को यदि आप समझेंगे तो उसके कारण, सोडियम के कारण भी पत्ता पौधे छोड़ता है। फास्फोरस ये पौधे में बहुत अहम भूमिका निभाता है, इसलिए फास्फोरस की कमी ना हो, फास्फोरस की जरूरत पौधे को बहुत कम है। फास्फोरस एक निग्लिजिबल मात्रा में पौधे को लगता है। आपको आगे उसका कैलकुलेशन बताएंगे कि जब हम 50 टन केला निर्माण करते तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रति हेक्टर 52 केजी फास्फोरस लगता है। हम देखेंगे, बैलेंसिंग हम देखेंगे, लेकिन फास्फोरस ये पौधे में सेल डिवीजन का काम करता है, पेशियों का निर्मित का काम करता है। फास्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है तो जड़ों की जो ग्रोथ है, उसका जो टोक है, और पौधे का जो प्रिमॉर्डियल फॉर्मेशन है, मतलब लीफ का बनना है, फ्लावर का बनना है, फ्रूट का बनना है, इसमें फास्फोरस अहम भूमिका निभाता है। फास्फोरस ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है, और इसलिए फास्फोरस की मात्रा भले ही कम है, लेकिन फास्फोरस की जरूरत पौधे की है। तीसरा आप देखेंगे ये पोटैश की मात्रा है, पोटैश की डिफिशियंसी है। आपको 2 ही डिफिशियंसी हम बताए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पोटैश जो होता है इसमें थ्रोट चोक होता है। पौधे के पत्ते एक जगह निकलते हैं, जिसको गड़चेपी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे उसकी तो बहुत, ये कोई मामला आया तो उसमें बोलते हैं कि उसकी थोड़ी गड़चेपी हुई है, बराबर। उसी हिसाब से पौधे का थ्रोट चोक होता है। पोटैश की जब डिफिशियंसी होती है तो ये डिफिशियंसी जो टोक उसका है, उस टोक से, मतलब पौधे के पत्ते के टिप से पत्ते का बर्निंग शुरू होता है, लोअर पत्ते पे बर्निंग शुरू होता है। इसको हम पोटेशियम की डिफिशियंसी कहते हैं। पत्ते पीले करते हैं, बंच का प्रीमैच्योर राइपनिंग होता है, पौधे का चोकिंग होता है, ये पोटैश की डिफिशियंसी है। पोटैश की डिफिशियंसी हर 2 कारण से होती है। पोटैश की डिफिशियंसी, टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है तो पोटैश की उपलब्धता कम होती है। जैसे 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, पोटैश की अवेलेबिलिटी सबसे पहले सफर होती है, और इसलिए पोटैश की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पोटैश की जरूरत पौधे को सबसे ज्यादा है, करीबन 400 से 600 ग्राम आपको पौधे को पोटैश देना है। आगे शेड्यूल आपको हम बताएंगे। लेकिन पोटैश ये जो घटक है, पोटैश पौधे के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बायोकेमिकल एक्टिविटी, शुगर सिंथेसिस करने का काम, एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है, और इसलिए पोटैश की जो मात्रा है इसकी अहम भूमिका पौधे के बॉडी के अंदर है, और इसलिए पोटैश की जरूरत भी पौधे की बहुत ज्यादा है। तीसरा घटक आप देखिए, कैल्शियम। आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देख लिया, ये तीनों की तो अहम भूमिका केले के खेती में है ही है, लेकिन कैल्शियम की भी बहुत अहम भूमिका है। कैल्शियम की डिफिशियंसी जब आप देखते हैं तो इस प्रकार से इनकम्प्लीट लैमिन आता है, कटे हुआ लैमिन आता है, और कहीं जगह आपको जैसे चुरडा हुआ है, इस प्रकार के रिंकलिंग पौधे के ऊपर मिलती है। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी है। बहुत बार कैल्शियम की डिफिशियंसी और बोरान की डिफिशियंसी को हम मिक्स करते हैं, और बहुत बार दोनों सिमिलर आने की संभावना होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम केले के खेती में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कैल्शियम की मात्रा जमीन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। कहीं जगह तो कैल्शियम देने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो ब्लैक अल्कली सॉइल है, हमारा जो तांदलवाड़ी जैसा विलेज है, नाचनखेड़ा जैसा विलेज है, आयनपुर जैसा विलेज है, या पूना कुमारिया है, ये जो विलेजेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे पीएच ज्यादा है, ईसी भी थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ
जो पोटेशियम कैल्शियम की जो कमी होती है उसका कारण ये सॉइल पार्टिकल के साथ में कोलाइडल फॉर्म में अटैच रहता है, वहाँ से डिटैच नहीं होता है, और इसके लिए कैल्शियम देना जरूरी होता है। अदरवाइज कैल्शियम की कमी हमें बहुत कम बार मिलती है। कैल्शियम कई सारे केसेस में देने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन यदि डिफिशियंसी हमें दिखती है, इस प्रकार से रिंकलिंग हमें दिखता है, तो कैल्शियम हमें देना जरूरी होता है। कैल्शियम ये केले के खेती में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट के फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ये सेल वॉल का निर्मित करता है। कैल्शियम ये पेशी बनाने का मुख्य घटक है, और इसके लिए जो मेम्ब्रेन बनता है, जो पेक्टेन मेम्ब्रेन बनता है, उसको बनाने का काम भी कैल्शियम करता है। कैल्शियम ये जो पौधे का स्ट्रांगनेस है, पोटेशियम और कैल्शियम ये पौधे को स्ट्रांग बनाता है, और इसके लिए कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। आयरन और कैल्शियम की यहाँ आपको कॉमन डिफिशियंसी दिख रही है। ये जो परपेंडिकुलर स्टेजेस आप स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, ये कैल्शियम और आयरन की कॉमन डिफिशियंसी है। तीसरी बात आप देखेंगे, मैग्नीशियम ये अहम रोल निभाता है। मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का मुख्य घटक है, और इसलिए मैग्नीशियम की जरूरत केले के अंदर बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम हमें देना जरूरी भी है। कुछ सॉइल है, जैसे कि आप कोस्टारिका देखेंगे, मार्टिनिक देखेंगे, जैसे कि आप होंडुरस देखेंगे, पनामा देखेंगे, बहुत सारे जगह मैग्नीशियम ये सॉल्ट के फॉर्म में उपलब्ध है। जब मैग्नीशियम का प्रमाण जमीन के अंदर जरूरत से ज़्यादा होता है, तो एक चीज़ किसान भाइयों आपको ध्यान में रखनी है, तब मैग्नीशियम ये सॉल्ट के स्वरूप में काम करता है। उस टाइम वो न्यूट्रिएंट का काम नहीं करता है, उस टाइम वो क्षार का काम करता है, और इसलिए मैग्नीशियम की ज़रूरत को समझ के उसका हमें उपयोग करना है। मैग्नीशियम पौधों को हेल्थ देता है, ग्रीनरी निर्माण करता है, ये फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है, ये रेस्पिरेशन को बढ़ावा देता है, ये शुगर निर्मित को बढ़ावा देता है, और इसीलिए मैग्नीशियम का रोल केले के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये आपको ध्यान में लेना है। आगे जाने से पहले एक चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे, जमीन के अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये तीनों जो घटक हैं, इन तीनों घटक का यदि साइंटिफिक अभ्यास आप नहीं करते हैं, तो आप केले के न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। और इसलिए हमारे डॉक्टर जय भास्करन साहब है एनआरसी में बहुत अच्छा काम न्यूट्रिशन के ऊपर किए। डॉक्टर लहाव है, डॉक्टर गोवेन है, डॉक्टर सीमंड है, ये जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, इन्होंने केले के न्यूट्रिशन में बहुत अहम काम उन्होंने किया है। और इसीलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इन तीनों का जमीन के अंदर जड़ों की कक्षा में एक इक्विलिब्रियम होना जरूरी होता है। मतलब इन तीनों का एक समान रेशो होना जरूरी होता है, और वो रेशो है, हमें उस रेशो को, यदि हम पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो जब एक पोटेशियम का आयन है तब हमें 10 कैल्शियम के आयन की जरूरत है, और जब 10 कैल्शियम आयन है तब हमें 5 मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये इसका जो इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है, इसका जो समीकरण जमीन के अंदर कहा जाता है, जड़ों की कक्षा के अंदर कहा जाता है, ये 1:10:5 इस प्रकार का है। मतलब 1 गुना पोटास तो 10 गुना कैल्शियम, और उसके साथ 5 गुना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये जमीन में बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, इसलिए उसको ऊपर से ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती है। पोटाश का हिस्सा इस इक्विलिब्रियम में आपको सिर्फ 1% नजर आ रहा है, 1:10:5 नजर आ रहा है, लेकिन ये जो 1% का इक्विलिब्रियम का जो इसका रेशो है, ये रेशो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जमीन के अंदर पोटाश की उपलब्धता बहुत है, लेकिन पोटाश जमीन के अंदर है, लेकिन ये कोलाइडल फॉर्म में फिक्स है, और इसीलिए 1 से 3% का जो फिक्स पोटेशियम है, ये पौधे को सिर्फ 1 से 3% पोटाश अवेलेबल होता है, बाकी का जो पोटाश है ये सॉइल में फिक्स है। और इसीलिए बहुत बार सॉइल एनालिसिस होता है,
और सॉइल एनालिसिस में पोटाश रिच जमीन आती है, और पोटाश रिच जमीन भले ही आती है लेकिन एक्सचेंजेबल पोटेशियम नहीं है, जो पौधा ले सके ऐसा पोटेशियम नहीं है। इसलिए आपको ऊपर से 400 से 600 ग्राम पोटेशियम किसान भाइयों देना पड़ता है, ये ध्यान में लीजिए। ये जी इसका ज्ञान हमारे पास डिटेल नहीं है, हम इसको विस्तृत से नहीं जानते हैं, तो हमारे हाथ से गलती होने की संभावना होती है। और इसीलिए हमने जैन इरिगेशन ने इस नॉलेज को बढ़ाने का, इस रिसर्च को 30 साल से हमारे जैन R&D फार्म में हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है, आप देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव केले के खेती में आया है। ये तीसरा घटक है आयरन। आप जानते हैं आयरन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ये क्लोरोफिल के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए है। आयरन ये जो घटक है कम मात्रा में लगता है, लेकिन आयरन भी पौधे के लिए बहुत जरूरी है। आयरन जो है इसकी डिफिशियंसी आप देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जहां कैल्केरियस सॉइल होती है, जहां कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण ज्यादा होता है, उस प्रकार के जमीन में आयरन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा आती है। पत्ता पीला गिरता है, पीला गिर के सफेद होता है, सफेद होने के बाद में धीरे धीरे वो पत्ता जलने भी लगता है। हमने तो ये देखा कि जब पूरा पत्ता सफेद हो गया और उसके बाद में वो जलने लगा। जहां सॉइल अल्कली है, जहां सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा है, जहां सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण ज्यादा है, जहां सॉइल में सोडियम का प्रमाण ज्यादा है, जहां सॉइल में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, उस समय पे फास्फोरस की आयरन की, फेरस की डिफिशियंसी निर्माण होती है। तीसरा बात, जब हम इम्बैलेंसिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तब भी जब हम फास्फोरस प्रमाण से ज्यादा डालते हैं तो ये आयरन की डिफिशियंसी को इंड्यूस करता है। ये भी आप ध्यान में लीजिए। ये तीसरा घटक आप देखिए, ये फेरस, जिंक और मैग्नीशियम तीनों की कॉमन डिफिशियंसी है। आपने मैग्नीशियम देखा कि मैग्नीशियम में बीच में पीलापन आता है और बाहर से पत्ता हरा होता है, ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। नाइट्रोजन के डिफिशियंसी में पौधा यूनिफॉर्म पीला होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी में पौधा पीला, पिंक और उसका लैमिना जो है ये कम हो जाता है। हम उसको देखेंगे। ये जो डिफिशियंसी, कॉमन डिफिशियंसी आप देख रहे हैं, ये सल्फर की डिफिशियंसी है। आप देख रहे हैं कि पौधा बीच में हरा है, बीच में वो पीला हुआ है और उसकी जो बॉर्डर है ये थोड़ी सी रेडिश हो रही है। इसका मतलब ये सल्फर की डिफिशियंसी है। सल्फर ये जो घटक है केले के पौधे के अंदर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। सल्फर ये प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है, एंजाइम सिंथेसाइज का काम करता है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज में काम आता है, और इसलिए सल्फर का होना बहुत जरूरी है। तीसरा आप देखेंगे ये जिंक की डिफिशियंसी है। एक पौधा छोटा है, एक पौधा बड़ा है। बड़े वाले पौधे में आप देख रहे कि किस प्रकार से पिंक कलर आपको पिटियोल के जो ब्लेड्स है उसके ऊपर दिख रहा है। हम इस बार कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा नए बता रहे हैं। तीसरी आप देख लीजिए, ये छोटा सा पौधा है, उसके ऊपर जिंक की डिफिशियंसी है और ये डिफिशियंसी अपने आप निकल जाती है। आपने देखा पौधा जब 2 महीने का है तब आपको जिंक की डिफिशियंसी नजर आती है। उसका प्रमुख कारण यह है कि शुरू में हम पौधे को बहुत ज्यादा फास्फेटिक फर्टिलाइजर का डोज डालते हैं। फास्फोरस उस समय जड़ों की कक्षा में एक्सेस होता है और इसके लिए जिंक की डिफिशियंसी निर्माण होती है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, तो जिंक की डिफिशियंसी कम होती है। जब ये कम नहीं होती है तो हमें चिलेटेड जिंक का स्प्रे उसके ऊपर करना है, हमें जेडेन EDTA का स्प्रे उसके ऊपर करना है। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के आप मारेंगे तो जिंक की डिफिशियंसी को आप क्लियर कर सकोगे। उसी प्रकार से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में आगे हमको शेड्यूल आपको स्प्रेइंग वाला बताने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी यह है कि जब पत्ता निकलता है तो जिंक की और एक डिफिशियंसी है, पत्ता छोटा निकलता है। आप देख रहे पत्ते का ब्लेड आधा बड़ा है, आधा ब्लेड नैरो है, और इस प्रकार से जिंक की डिफिशियंसी को हम समझ सकते हैं। जिंक पौधे के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता है। बंच में डिफॉर्मिटी आना, फिंगर की लेंथ ना मिलना, गुणवत्ता ना मिलना,
हमारे जो अभी निर्यातदार, हमारे जो किसान भाई बनाना की निर्यात कर रहे हैं, केले की निर्यात हो रही है, उसमें गुणवत्ता के इश्यूज आ रहे हैं, कैलिपर के कई जगह इश्यूज आ रहे हैं, लेन के कई जगह इश्यूज आ रहे हैं। यदि इन इश्यूज को हमें समझना है तो जिंक जो घटक है, ये घटक वंश जब नीचे आ जाता है और जब जिंक की सीवियर डिफिशियंसी होती है तो जो डंठल होता है, जो नीचे का नेवल बड है, कंबल आप तोड़ते हैं, घुट्टा आप तोड़ते हैं, तो उसका जो नीचे का डंठल है वो जमीन को समतल बन जाता है। वो ऐसे सीधे होना चाहिए, वो जमीन को समतल हो जाता है। ये जिंक की सीवियर डिफिशियंसी है, ये आपको ध्यान में लेना है। तीसरी चीज आपको ध्यान में लेना है, बोरान ये घटक है, बोरान की डिफिशियंसी हम आपको नहीं बताए। बोरान ये जो घटक है, इस घटक में बोरान जब कम हो जाता है तो पौधे का जो पिटियोल है, पौधे का जो नया आने वाला जो पत्ता है वो वहीं पे अटक जाता है, उसका लैंसियो टाइप उसका शेप बनता है। ये फेरस और बोरान दोनों की कॉमन डिफिशियंसी होती है। बोरान का जो रोल पौधे के अंदर है वो इम्पॉर्टेंट है। बोरान की मात्रा बहुत कम लगती है, बोरान की जरूरत बहुत कम है। बोरान के फॉर्म आपने देखे हैं, बोरिक एसिड है, बोरैक्स है, ये कितना देना है हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन बोरान ये इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये बोरान पत्ते के अंदर न्यूट्रिएंट के ट्रांसलोशन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट को ऊपर से ले जाने का काम करता है। जो फूड मटेरियल बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इसलिए बोरान की जरूरत भले ही छोटी है लेकिन जरूरी है। पौधे की गुणवत्ता है, पौधे की जो पील होती है, मतलब जो केला है, केले की जो पील होती है, साल होती है, उस साल का ब्रेकिंग ना होना, उस साल की गुणवत्ता मिलना, उसको चकाकी मिलना, ये कैल्शियम और बोरान दोनों का काम होता है। और इसलिए बोरान की भी हमें जरूरत है। मैंगनीज ये जो घटक है, इसकी टॉक्सिसिटी आप देख रहे हैं, ये एक्सेस मैंगनीज की जरूरत बहुत कम है। बोरान की टॉक्सिसिटी आप देख रहे हैं, आपने जरूरत से ज्यादा बोरान डाल दिया। हमारे एक किसान भाई हैं धुलिया में साखरी के अंदर, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बोरान केले को डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से ऑर्चर्ड फेल हो गई। हमारे एक किसान भाई है अंजड़ में, बड़वानी में, करीबन 7,000 पौधे थे, बोरान बहुत ज़्यादा पैमाने पे डाल दिया। बोरान की टॉक्सिसिटी इतनी सीवियर होती है कि जो फिंगर है, ये फिंगर 3 से 4 इंच का होता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, टनक हो जाता है, चकाकी उसको आ जाती है और ये बढ़ता नहीं है। 2 उदाहरण मेरे पास है जिन लोगों ने 7,000 पौधे, 8,000 पौधे पूरी तरह से नुकसान हुए हैं। और इसीलिए बोरान का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान में लेना है। ये आयरन की टॉक्सिसिटी आप देख रहे हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में ताड़ीपत्री है, ताड़ीपत्री नाम का गांव है जहां पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है। यहाँ गोरखपुर महाराजगंज है, वहाँ पानी में बहुत ज़्यादा आयरन है और इसीलिए आयरन की टॉक्सिसिटी आपको वहाँ मिलती है। कुछ एरिया है कि जहाँ सोडियम बहुत ज़्यादा है और सोडियम की टॉक्सिसिटी वहाँ मिलती है। और इसलिए हमें न्यूट्रिएंट के रोल को, न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी को समझ लेना जरूरी था। इसके साथ आप और एक चीज़ आप देखेंगे कि हमें जो न्यूट्रिशन करना है, फर्टिगेशन करना है। फर्टिगेशन करने से पहले एक चीज़ को और आपको समझना है, जो सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मतलब एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को लेने के लिए अर्थड़ा निर्माण करे, एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को लेने के लिए मदद करे। इस प्रकार की जो बात है इसको हम सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी चार्ट हम कहते हैं। एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट से कंपैटिबल नहीं है, मतलब एक न्यूट्रिएंट आप दूसरे न्यूट्रिएंट में, एक फर्टिलाइजर दूसरे फर्टिलाइजर में आपने मिक्स कर दिया तो वो इंसोल्यूबल हो जाता है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। और इसके लिए इस चार्ट को ना देखते हुए एक चीज आप ध्यान में लीजिए कि कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आप कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ नहीं दे सकते हैं। कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आप सल्फेट के साथ नहीं दे सकते, ये बात आपको ध्यान में लेना है। कैल्शियम और फास्फोरस हम साथ में नहीं दे सकते, जिंक, फेरस और कैल्शियम हम साथ में नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान में लेना है।
तीसरा आप देखेंगे नाइट्रोजन और पोटेशियम कंपेटिबल है, आप दे सकते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपेटिबल है, आप दे सकते हैं। और इसीलिए अमोनियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आप साथ में नहीं दे सकते। अमोनियम सल्फेट और फास्फोरस आप साथ में नहीं दे सकते। कैल्शियम नाइट्रेट और फास्फोरस आप साथ में नहीं दे सकते। कैल्शियम नाइट्रेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आप साथ में नहीं दे सकते। इतना ही आप इसमें से समझ लीजिए, ये न्यूट्रिएंट की जो कंपेटेबिलिटी होती है ये आपको बाद में अवेलेबल होगी। तीसरा जो होता है इसे एंटागोनिज्म कहा जाता है, और जिसे हम शास्त्रोक्त भाषा में ये कहते हैं कि एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट की लेने में किस तरह से अड़थड़ा निर्माण करता है। पोटेशियम बोरान को लेने के लिए तकलीफ देता है तो मॉलिब्डेनम कॉपर के लिए करता है। मैग्नीशियम बहुत एक्सेस हुआ तो पोटाश को कम करता है, और पोटाश बहुत एक्सेस हुआ तो मैग्नीशियम को कम करता है। आप फास्फोरस को देखेंगे, सारे घटक आपको बताएंगे। फास्फोरस आप देखेंगे मैंगनीज है, फेरस है, जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, फेरस है, सभी को लेने के लिए तकलीफ देता है। इससे एंटागोनिज्म कहा जाता है। जिंक फेरस को लेने के लिए तकलीफ देता है तो बोरान पोटाश के लिए देता है, तो आयरन फास्फोरस के लिए देता है, नाइट्रोजन कॉपर और पोटाश के लिए देता है। जब हम एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन यूज करते, बनाना की रिक्वायरमेंट 220-230 ग्राम प्रति पौधा है, हमारे एनआरसी के रिकमेंडेशन से 300 ग्राम प्रति पौधा है। यदि हम इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो ये डिफिशियंसी को पोटाश के लेने को तकलीफ करता है। जब कैल्शियम की बात करते हैं, आप देखिए कैल्शियम कितने सारे घटक को कम करता है, और इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ठंड का मौसम हो तो बहुत सारे किसान भाई अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम सल्फेट ये कैल्शियम को लेने के लिए तकलीफ देता है, ये जिंक को लेने के लिए तकलीफ देता है। वैसे ही ठंड में इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, फास्फोरस की सोल्यूबिलिटी कम होती है, पोटाश की सोल्यूबिलिटी कम होती है, सोल्यूबिलिटी ऊपर से कम होती है। और अमोनियम जैसा जो घटक है ये फास्फोरस को, कैल्शियम को, पोटेशियम को लेने में दिक्कत निर्माण करता है। और इसीलिए किस समय, किस सीजन में, किस तापमान में, किस वातावरण में हम किस न्यूट्रिएंट को अप्लाई कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप देखिए, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। हम कहते हैं कि चलो भाई साथ में चलते हैं, हम तो, हमारी भारतीय संस्कृति है, हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है, लेकिन पूरा देश साथ में चल रहा है। इसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं, इसे हम एक साथ चलने की बात कहते हैं। हमारा जैन इरिगेशन, केला हो, गन्ना हो, अनार हो, मौसम्बी हो, अदरक हो, अड़द हो, कुछ भी हो, सारे कॉटन हो, सारे फसलों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसे सिनर्जिज्म कहा जाता है। और ये सिनर्जिज्म जो है, तो ये सिनर्जी ये होती है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम के अपटेक को बढ़ाता है, मैग्नीशियम फास्फोरस और कि इसके अपटेक को थोड़े पैमाने पे इसको तकलीफ देता है, लेकिन मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन को बढ़ाता है, पोटेशियम मैंगनीज और आयरन को बढ़ाता है। और सल्फर आप देख लीजिए, सल्फर डालने से नाइट्रोजन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम सब लेने के लिए मदद करता है। इसे सिनर्जिज्म कहा जाता है। एक बात हम कहेंगे, अभी हम न्यूट्रिएंट की बैलेंसिंग पे जा रहे हैं, अभी हम न्यूट्रिएंट अपटेक के ऊपर जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि एक जो पौधा, जो बनाना का पौधा खड़ा है, उसने कितना न्यूट्रिएंट अपटेक किया है। ये डॉक्टर गोवेन का ये स्टडी है जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। और इस स्टडी को यदि आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, ये 1 एकड़ में, 1 हेक्टर में सिर्फ 2000 पौधे लगे, और ये 1 हेक्टर से सिर्फ 50 टन यील्ड आया है। ये 50 टन यील्ड में आप देख रहे कि इस पौधे ने जो अपटेक किया, ये 1500 किलोग्राम पोटाश का किया। एक पौधे ने 1500, एक हेक्टर ने 1500 किलोग्राम पोटाश को अपटेक किया। मान के आप चलिए, मतलब सॉरी, ये 2500 पौधे 1 हेक्टर में है और सिर्फ 50 टन का यील्ड आया है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पौधे ने 600 ग्राम पोटेशियम को अपटेक किया। तीसरी बात आप देखेंगे,
तो इसने 125 किलोग्राम मैग्नीशियम को अपटेक किया। जब 125 किलोग्राम मैग्नीशियम 50 टन के लिए अपटेक किया, 2500 पौधे ने अपटेक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 60 ग्राम एक पौधे ने मैग्नीशियम अपटेक किया। और यदि हम टनेज की बात करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि 1 टन केला निर्माण करने के लिए 2.5 किलो मैग्नीशियम लिया गया। इसीलिए किसान भाइयों, आपको इसको समझना है, एक भी घटक कम होगा तो उत्पादकता कम होगी। बहुत बार हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं। आपको इस गलतफहमी को दूर करना है। बहुत जगह नाइट्रोजन कम दिया जा रहा है। यहां आप देखेंगे, यहां नाइट्रोजन सिर्फ 400 ग्राम 388 ग्राम का अपटेक होगा, लेकिन यहां पे सॉइल का जो पीएच है, सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो करीबन 2 से ज्यादा है, और इसलिए वहां नाइट्रोजन की जरूरत कम है। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, हमारे जो किसान भाई है इथियोपिया में, कुछ खाद नहीं मिला, खाद नहीं पौधों को डाला, फिर भी 30 kg का बंच वेट निकाले, क्योंकि जमीन का ऑर्गेनिक पीएच ऑर्गेनिक कार्बन ये 8 था। यदि जमीन के अंदर इतनी सुपीकता है, फर्टाइल लैंड है, और आपने कम न्यूट्रिएंट दिया, तो उत्पादकता आपको ज़्यादा कम होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, जब हमारे ज़मीन में इतना ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, हमारे ज़मीन की फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन स्टेटस कम है, तो हमें पौधों के अपटेक के हिसाब से, न्यूट्रिएंट अपटेक के हिसाब से हमको न्यूट्रिशन करना बहुत ज़रूरी है। उसका दूसरा कारण यह है, एक बात ध्यान में आप लीजिए, बनाना में बहुत ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन होता है। बनाना ये जो क्रॉप है, इसको यदि आप देखेंगे तो इतना इसके पत्ते हैं, करीबन उसको हर 8 दिन में 5 पत्ते निकालने, 4 से 5 पत्ते निकालने, पूरे लाइफ साइकिल में 30 से 35 पत्ते निकालने हैं। इतना बड़ा बायोमास निर्माण करना है, राइजोम बड़ा करना है, स्टेम बड़ा करना है, डॉटर सकर्स निकालने हैं, बंच 30 kg का निकालना है। ये जो बायोमास है, ये बायोमास करीबन 450 टन का बायोमास 1 हेक्टेयर के अंदर निर्माण हो रहा है। और यदि इतना बड़ा बायोमास निर्माण हो रहा है, तो उसी हिसाब से अन्न घटक की जरूरत है। हमारे मित्र है टर्की में 1000 ग्राम केले को पोटाश डालते हैं। रिसर्च बता रहा है, डॉक्टर गोवेन बता रहे हैं कि इसमें 600 ग्राम पोटाश डालना चाहिए। हमारे देश में जब 100-40-100 का रिकमेंडेशन एनपीके का बनाना के लिए आज से 25 साल पहले था, तब भी जैन इरिगेशन ने आज से 25 साल पहले ये बात कही कि बनाना को 200 से 220 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है, 65 से 70 ग्राम फास्फोरस की जरूरत है, और 400 ग्राम पोटास की जरूरत है। लेकिन इसमें यदि हम कम करते हैं, न्यूट्रिशन बैलेंस हमारा ठीक से नहीं होता है। जैसे कि आप देखिए, कैल्शियम आप देखिए, 227 किलो कैल्शियम पौधे ने लिया है, और ये जो अपटेक को आप देखेंगे तो इसका मतलब ये आया कि आप करीबन 1 हेक्टेयर के अंदर कम से कम ये 90 किलो का फास्फोरस, 1 हेक्टेयर 1000 पौधे के लिए ये 90 किलो का कैल्शियम आया। इसलिए इस न्यूट्रिएंट के अपटेक को आप देखिए, और इसी हिसाब से दूसरी चीज आप देखिए, ये अपटेक क्यों जरूरी है, इतना न्यूट्रिएंट आना क्यों जरूरी है। यदि हमने इतना न्यूट्रिएंट नहीं दिया तो डॉक्टर लीबेक क्या कहते हैं? डॉक्टर लीबेक कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। व्हाट इज द लॉ ऑफ द मिनिमम? लॉ ऑफ मिनिमम यह कहता है कि भले ही आपने सारे घटक अच्छे से दिए हो, आपने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटास दिया, जिंक दिया, फेरस दिया, बोरान दिया, कैल्शियम दिया, सब कुछ दिया, सिलिकॉन दिया, सब कुछ आपने दिया, लेकिन ये सारे घटक में यदि आपने जरूरत से कम पोटेशियम दिया तो एक घटक को, एक न्यूट्रिएंट
कम होने से उत्पादकता कम होने का संभव किस प्रकार का है, ये लॉ ऑफ मिनिमम कहता है। और इसलिए जो घटक हमने कम दिया वो उत्पादकता को घटाता है, ये इस रिसर्च से आपको पता चलेगा। तीसरी बात हम आपको जरूर कहेंगे, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा बायोमास निर्माण हुआ, हमें न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करनी है, हमें न्यूट्रिएंट के लॉस एंड गेन को भर के निकालना है, और न्यूट्रिएंट लॉस एंड गेन जो भर के निकालते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को पूरा करते हैं, उसको बैलेंस न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, यहाँ आप देखेंगे, आपके नजर में आएगा कि जो 1500 किलो पोटास हमने दिया, उसमें से 778 किलोग्राम 778 किलोग्राम पोटाश ये फल ने लिया, फ्रूट ने लिया। बाकी की मात्रा ये स्टेम में रही, बाकी की मात्रा ये पौधे में रही, ये फल में रही, ये फूल में रही, ये पत्ते में रही, स्टेम में रही, कॉर्म में रही, रूट्स में रही। और इसीलिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि देश के अंदर पहली बार जैन इरिगेशन ने यह बताया कि हमारे किसान भाई जो केला हार्वेस्ट होता था, हार्वेस्ट होके हम स्टेम को काटते थे, स्टेम को काट के बाउंड्री के ऊपर ले जाके फेंकते थे या उसको कंपोस्ट पीट में डालते थे। जब तक कंपोस्ट पीट में डालते थे अच्छी बात थी। हमारे कुछ किसान भाई पूरा बायोमास जमा करते थे, उसको जला देते थे, क्योंकि उस टाइम इतने प्रकार के डिस्क हैरो नहीं थे, इस प्रकार के हमारे पास रोटावेटर नहीं थे जो कि सारे बायोमास को क्रश कर डाले। तो किसान भाइयों को बायोमास क्रश करना एक दिक्कत थी। उनको पौधे के अंदर कितना बायोमास बचा है ये भले ही मालूम नहीं था, लेकिन दिक्कत ये भी थी, इसके कारण हम निकाल के फेंक रहे थे। 1995 में पहली बार जैन इरिगेशन ने बताया कि हमें स्टेम को खड़ा रखना है, हमें स्टेम को काटना नहीं है, हमें सिर्फ पत्तों को काटना है, और पत्तों को काट के भी उसको हमें कंपोस्ट पीट में डालना है। उसका कारण यह है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 660 किलोग्राम पोटेशियम ये प्लांट के बॉडी में रहा, नाइट्रोजन 119 किलोग्राम ये प्लांट के बॉडी में रहा, और ये आप देखेंगे, ये जो प्रमाण आप देखेंगे, कुछ जितना न्यूट्रिएंट हमने दिया है, सारे घटक जो हमने दिए हैं, उसका प्रमाण यदि आप देखेंगे तो सिर्फ 49% ये फल ने लिया, नाइट्रोजन 49% लिया, 56% पोटेशियम लिया, 54% फास्फोरस लिया, 45% कैल्शियम लिया, 39% मैग्नीशियम लिया। ये अन्न घटक फल ने लिए, फल को हमने काटा, बंच को हमने काटा, काट के खेत के बाहर लेके गए, मतलब ये न्यूट्रिएंट हम खेत से बाहर लेके गए, और ये जो लॉस हुआ, इस लॉस को हमें अगली फसल में भर के निकालना है। पौधे ने जो लिया उसको जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है। हम क्लीन कल्टीवेशन हमारे यहाँ जरूर करते हैं, लेकिन हमें बीमारियों से, हमें इंसेक्ट से बचने के लिए हम क्लीन कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन इसको यदि हम कंपोस्टिंग करते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते। ये बात हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, पौधे को वही छोड़ दे रहे, रटून में उसको नहीं काट रहे, तो उसका रिवर्स पुल बन रहा है। जब पत्ते काट दिए गए हैं तो ये जो स्टेम है ये सूखने जाता है, इसका जो न्यूट्रिएंट है इनिशियली डॉटर सकर्स को मिलता है, बाद में डॉटर सकर अपना घर बसाता है और वो अपना अपना अनाज लेना शुरू करता है। लेकिन शुरू के समय में ये जो स्टेम है ये डॉटर सकर को सपोर्ट करता है। इसका जो पुल है आपने देखा, जो न्यूट्रिएंट पुल है ये नीचे से ऊपर था, लेकिन यहाँ ये ऊपर से नीचे शुरू होता है, पुल रिवर्स होता है। इसी प्रकार से हम न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरी बात आप देखिए कि ये न्यूट्रिएंट कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ग्रोथ वाला पौधा है, जो ग्रोथ में है, तो ग्रोथ वाला पौधा आप देख रहे हैं कि जो आने वाला पत्ता है उसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है। स्टेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम है, कॉर्म के नीचे सोडियम है, फेरस है, कॉपर है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय पे आप देख रहे हैं कि जो बंच आप देख रहे हैं,
इस बंच को भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत है। और जो स्टेम आप देख रहे हैं पोटास की जरूरत है, ऊपर का पत्ता आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की जरूरत है। और इसीलिए जैन इरिगेशन ने जो फर्टिगेशन का शेड्यूल बनाया, मैं आपको एक गर्व से मैं कहूँगा, मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इजराइल का हमने एक रिपोर्ट पढ़ा। हाइफा शहर में जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन है इजराइल की, उनका एक रिपोर्ट हमने पढ़ा। उस रिपोर्ट में आदरणीय परम श्रद्धेय भंवरलाल भाऊ जैन का रेफरेंस लिखा था कि इन्होंने देश में केले के खेती में क्या अच्छा काम किया है, ये उन लोगों ने आज से 15 साल पहले लिखा है। ये बात आप ध्यान में लीजिए। इसलिए जैन इरिगेशन का जो योगदान केले के फार्मिंग में है, इसको हमारा केले का किसान भाई ये भूल नहीं सकता है। इसके ऊपर हमें आगे चलना है। न्यूट्रिएंट का हमने अपटेक देखा, न्यूट्रिएंट की हमने ज़रूरत देखी, न्यूट्रिएंट का हमने प्लांट बॉडी में रोल देखा, न्यूट्रिएंट की हमने फल के लिए पौधे के लिए कितना लग रहा वो हमने देखा। न्यूट्रिएंट कितने होने चाहिए ये हमने देखा। न्यूट्रिएंट के सोर्सेस हमने देखे, हमने अलग अलग फर्टिलाइजर्स की ग्रेड देखी, उसके अवेलेबल फॉर्म हमने देखे। लेकिन हमें अभी पौधों को फर्टिगेशन करना है। और फर्टिगेशन करने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखिए कि व्हाई वी नीड, जो न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी है वो क्यों कम है। न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी इसलिए कम है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं, से फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन का उदाहरण लीजिए। व्हाई नाइट्रोजन इफिशियंसी इज लो एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द नाइट्रोजन, हाउ कैन वी इंप्रूव द नाइट्रोजन इफिशियंसी, ये आपको समझ लेना है। नाइट्रोजन ये हाईली वोलेटाइल है, नाइट्रोजन ये हाईली मोबाइल है, नाइट्रोजन ये लीच आउट होता है, नाइट्रोजन में डीनाइट्रिफिकेशन होता है। जब जमीन में वातावरण अच्छा नहीं है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो अवेलेबल नाइट्रोजन है ये डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। और इसीलिए नाइट्रोजन की इफिशियंसी 30 से 50% है। वाई फास्फोरस इफिशियंसी 15 से 20% क्यों है? हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए कि फास्फोरस ये हाईली इमोबाइल घटक है। फास्फोरस ये हर किसी के साथ जुड़ जाता है, हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। आप देखेंगे जो हेवी मेटल्स है उसके साथ भी दोस्ती करता है, फेरस है, जिंक है, इसके साथ भी दोस्ती करता है, कैल्शियम के साथ भी दोस्ती कर लेता है और वही फिक्स होके वही रहता है। इसीलिए इसकी इफिशियंसी बहुत कम है। पोटास की इफिशियंसी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा